गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी का चैप्टर 11 का अभ्यास करेंगे। तो उसका नाम है एक यात्रा। यह भी उसके लेखक है रामदरस मिश्र। उनका जन्म 1926 में हुआ था। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार है। अपनी कहानियाँ, काव्य, उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता है और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग, बेनाम, चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस जा रहा है, आम के पत्ते। आपकी कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, एक शत कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानी, आम के पत्ते। काव्य संग्रह के व्यास सम्मान के सम्मानित किया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। तब एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाला से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा, आत्मीयता संबंधों की खूबी से किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। तो उसमें यह है कि मैं बहुत भी यात्रा भी हूँ। यात्रा पर निकलने समय का डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहमतता के तो अनुभव होती है अनशन किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नई शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना ही आगे बढ़ते रहे कि आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे और कोई ऑटो करेंगे तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। इसकी जीद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। तो लेखक कहते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, यानी यात्रा पे से जाने पे जो डरते हैं वो यात्रा डर लगता है कि यात्रा निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा, कैसे कैसे लोग मिलेंगे। सबसे बड़ी असहजता होती है अनशन। मन में आए वैसे किराया मांगने वाले ऑटो वाले यानी रिक्शा वाले से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह भी चिंता बनी हुई है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमें बाहर जाने की कैसे जाएंगे, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, वैसी हमको चिंता लगी रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए लेखक को कहाँ जाना पड़ा, ग्वालियर जाना पड़ा। उसके साथ पत्नी भी थी और स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले जो रिक्शा वाले थे, जैसे ही हम भी कहीं बाहर गांव जाते हैं तो बस में से उतरते हैं तो रिक्शा वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो वो लेखक है आगे बढ़ते रहे चुपचाप। एक नवयुवक ऑटो रिक्शा वाला था, वो साथ ही लग गया, साथ आने लगा। वो कुछ बोले बिना ही आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई कि बाबूजी आप आखिर कहाँ जाओगे, उन्हें कहीं जाओगे तो रिक्शा तो करेगी, तो मेरी रिक्शा क्यों नहीं। उसकी जीद और आवाज़ में ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि लेखक ने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉलबेल बजाए। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? तो बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया न। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर के बाद निकले तो देखा तो वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है और वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ? तो वो प्रेम भरी बातें करता रहा सारे रास्ते में और डॉक्टर के यहाँ लेखक को
और उसकी पत्नी को पहुंचा दिया। इसके बाद वह जो पैसे देकर डॉक्टर की उस जो रिक्शा वाले को पैसे देकर वो डॉक्टर की कॉल बेल बजाई तो पता चला, ज्ञात हुआ यानी पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है, दूसरी जगह उन्होंने क्लिनिक बना लिया है। तो ऑटो वाला बिना हमारा इंतज़ार किए इंतज़ार करता था। उन्होंने कहा नहीं था कि तुम इंतज़ार करना, तो भी वो ऑटो वाला उनका बिना कहा लेखक का इंतज़ार करता रहा और नई जगह पहुंचा दिया। लेखक ने पूछा कितने पैसे दे दूँ, तो वो बोलता है रिक्शा वाला कि बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ का किराया थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाओगे, तो लेखक ने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, हमें थोड़ी देर लग सकती है। पर वो कुछ नहीं बोलता। लेखक डॉक्टर के पास गए, एक घंटा निकला तो होगा, वो रिक्शा वाला वहीं पर खड़ा था। तो उन्होंने अब लेखक को महसूस हुआ कि ऑटो वाला कुछ और ही, वो लेखक के भीतर घर कर लिया और होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको यहाँ जाना होगा, जहाँ जाना होगा मैं ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है, कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। और तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया और मुझे तो वो बोलता है कि यानी तो वो रिक्शा वाला बोला कि आप आए हैं यहाँ पर तो वो घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे अब यहाँ कहाँ कब तक कितने दिन रुके हैं ऐसे, तो कल शताब्दी जो ट्रेन है उससे लौटेंगे। तो उसने रिक्शा वाला ने बोला कि तो आपको घुमाने के लिए कब आऊँ। तो लेखक बोलते हैं भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। तो रिक्शा वाला कहता है ठीक है बाबूजी, और यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। तो वो लेखक बोलते हैं तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। तो वो बोलता है मेरा नाम मोहन है। तो लेखक बोलते हैं कि मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का जो कार्य है वो शुरू हुआ। वो बहुत प्रेम से एक से बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो। नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि यह कहते कुछ भर आया, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगे आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि। तो वो लेखक को जो रिक्शा वाला था वो बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा करके नाम से संबोधित करने लगा। घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ उनकी परिवार की वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा तुम ग्वालियर के हो। तो वो बोलता है रिक्शा वाला कि नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, पर यहाँ पर आना पड़ गया। तो वो लेखक को लगा कि उसे कहते कहते कुछ भर आया, इसीलिए वह चुप रहे, लेकिन वह बोलने लगा कि मैं आगरा में मेरा घर है, माँ बाप बचपन में ही मृत्यु हो गई थी उनकी, और बड़े भाई ने उनकी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि। एक चुप्पी से छा गई। हमें लोगों के साथ अवांछित घटना घटी, उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास पे थी, घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं, मैं कुएं में
गिरकर जान दे दूँगी, किंतु उस घुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊँगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूँ, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। तो लेखक एक चुप्पी सी छा जाती है। तो लेखक को लगा कि कोई अवांछित अप्रिय घटना घटी होगी। उसने छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया रिक्शा वाले ने कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर वापस लौट रहा था तो एक परिचित यानी जान पहचान वाली लड़की मिल गई रास्ते में, और वो घिघियाती हुई बोली कि मुझे बचा लो। तो मोहन बोलता है क्या हुआ। तो बोलती है लड़की कि मेरे बाप ने एक अधेड़ यानी बुजुर्ग के हाथ मुझे बेच रही है। मैं कुएं में गिर कर अपनी जान दे दूँगी, किंतु उस बुजुर्ग के साथ में साथ नहीं जाऊँगी। तो जो मोहन है वो असमंजस में पड़ जाता है कि क्या करूँ और कर भी क्या सकता हूँ। उसे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वो उसे ले गया और थानेदार के पास सब हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोते हुए और क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर उसके माँ बाप के हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने न में सिर हिलाया। तो बोले, तुम इसे शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव के चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इसे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा। उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन बाबूजी? लेकिन यह है कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है। बात तय हो चुकी थी। फिर थानेदार साहब बोलते हैं कि इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप, जो लड़की के माँ बाप है, उसको हवालात यानी जेल में बंद कर देता। लेकिन फिलहाल जो लड़की है उसका क्या हो जाए, कि इसके साथ क्या किया जाए, क्या इसके लिए क्या किया जाए। तो एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे थानेदार बोले कि तुम्हारी शादी, मोहन से बोलता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो मोहन ने मना किया। तो वो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर रहे। तो इस आकस्मिक यानी अचानक ये प्रस्ताव से वो चकरा गया। फिर कुछ पल के बाद उसमें सोचा कि इसमें बुरा क्या है। तो उसने के पूछे, मोहन ने कहा कि इससे भी पूछ लिए। तो थानेदार ने उससे पूछा, स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन। तो वो कहता है कि बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है। बात तय हो चुकी थी। फिर तो बाबूजी, मैंने सोचा भाभी की बहन से तो कोई अच्छा आदमी शादी कर लेगा, पर वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात है कि यह संकट में है। इसे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन हाँ, अब समस्या थी कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी नाराज होंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वो बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे शादी करवा दी। तो उसने सोचा कि वो कहता है मोहन के बाबूजी, मैंने सोचा कि भाभी की जो बहन है उसे तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। वहाँ कोई संकट नहीं है, मुश्किल ही नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है, और लड़की सुंदर है और जानी परिचित यानी जानी पहचानी भी है, और सबसे बड़ी बात के संकट में इससे विवाह करना भी प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन हाँ, अब समस्या है कि विवाह एकदम तो नहीं हो जाएगा। लड़की घर गई तो उसके माँ बाप जो उससे फिर बेच देंगे, वह मुश्किल ही है। घर जाऊँगा तो भाई भाभी भी नाराज होंगे। इससे माँ बाप के
जो लड़की के माँ बाप हैं वो मेरे मोहन के ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। और थानेदार ने के सामने यह समस्या मोहन ने रखी तो थानेदार ने कहा कि कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखा के से रख लेता। 15 दिन बाद उन्होंने मोहन वो लड़की ने मंदिर में उसमें शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है कथा सुन रहा। आप सही कह रहे बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गई और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली। तो मोहन कहता है, लेखक कहते हैं कि ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं और मुझे इस घटना पर विश्वास नहीं होता, जैसे कथा सुन रहा हूँ ऐसा लगता है। तो मोहन बोलता है, आपका सही कह रहे बाबूजी, लेकिन थानेदार कवि भी है और कवि सम्मेलन होते उसमें कविताएं भी पढ़ते हैं और उनकी कविताएं कैसी है? मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तो ठीक है कि हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। तब मोहन बोलता है, तब यह कि मेरे बाबा मेरे से खफा हो गए, नाराज़ हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निर्वाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही अपनापन हो, किंतु परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता है। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेखक कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो सहज भाव से एक लड़की से दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन का साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा दिया। तो वो कहता है कि एक तो उसने भाभी की साली से, उसने मोहन ने साली जो भाई की साली से शादी नहीं की, और दूसरी जिसने उस लड़की से शादी की थी वो कैसी थी? दूसरी किसी और ज्ञाति की थी। तो लेखक पूछते हैं कि तो तुम ग्वालियर आ गए? तो मोहन बोलते हैं, हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निर्वाह यानी गुजरान करना मुश्किल था। पराये शहर में भले ही अपनापन न हो, किंतु वह परायापन अपनेपन से अच्छा है जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता है। हाँ, तो सही कह रहे हो। तो अब नौकरी तो रखी थी, यहाँ आता है मोहन, तो उधर नौकरी तो नहीं थी, तो बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसके सहारे ही घर चला रहा था। वास्तव में लेखक बोलते हैं कि वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग नारी हित की बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते हैं, सुनाते हैं, किंतु व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की की खराब दुर्दशाग्रस्त यानी खराब हालत से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा दिया। तो वो मोहन कहते, बाबूजी, इस कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रही है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। इसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह हमारा पारिश्रमिक है, तो कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं। पैसा तो औरों लोगों से मैं कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी
तो सोचो मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता। तो वो मोहन बोलता है बाबूजी मुझे इस कार्य से संतोष मिला और मैंने एक बार उसका उद्धार किया, पर वो मुझे हमेशा प्राय संकटों से उबारती रही है। मोहन की यह कहानी लेखक पर छा गई और उसमें उनके मन में कितना बड़ा हो गया। तो गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन लेखक को लेकर स्टेशन आ गया और लेखक उनसे 500 की नोट देने लगा और बोला, तो मोहन बोलता है रहने दीजिए बाबूजी। तो वो बोलता है यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी दे, तुमने परिश्रम किया उसके बारे में दे रहा। तो वो मोहन बोलता है बाबूजी मैंने अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। इस सुख के आगे पैसे का कुछ तो मोल नहीं है, कीमत नहीं है, पैसा तो और लोगों से भी कमा लूँगा। तो वो लेखक बोलते बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। तो लेकिन वह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण ही हो जाएगा। यह कहकर 500 के नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला मुझे अब इतना पराया न कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 के रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख दिए जैसे कह रहा है यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद वह बोला बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ भाई शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और मेरी पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब उसकी आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। तो वो बोलता है लेकिन मोहन बोलता है कि लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे मैं नहीं लूँगा। यह कहकर उसने 500 का नोट लेकर 300 रुपये वापस दे दिए और 200 का नोट अपने पास रखा। वह बोला मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी आप ग्वालियर आएंगे तो मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास तो है ही। तो वो बोलता है लेकिन एक शर्त है। तो वो बोलता है क्या बाबूजी? तो ये 500 के रुपये तुम्हें चुपचाप लेने ही पड़ेंगे। तो वो 300 अपनी जेब में रख देता है। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो कि कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद वो बोला बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? तो वो बोलते हैं लेखक हाँ भाई शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। तो वो बोला मोहन बोलता है लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तो वो लेखक बोलता है मेरा नाम है सत्यकेतु और मेरी पत्नी है कामना। और जब स्टेशन के अंदर जाने लगे तब आँखों में न जाने उसके अपनापन दिखने लगा और लेखक को निहारता रहा। उसके बाद शब्दार्थ है यात्रा भीरू यानी यात्रा से डरने वाला, अंट संट यानी मर्जी से आए ऐसा निरंकुश, आश्वस्ति यानी आश्वासन अथवा तसल्ली, वांछित यानी इच्छा अनुसार, इंतजार यानी प्रतीक्षा, वाट यानी राह, अतिरिक्त यानी उपरा, छेड़ना यानी उकसाना, खुसट यानी अप्रिय, अधेड़ यानी आधेड़ उम्र का प्रौढ़, हवालात यानी जेल, अहम बात यानी मुख्य बात, प्रीतिकर यानी मनभावन, संवेदना यानी पीड़ा, मसीहा यानी देवदूत, उबारना यानी बचाना से बाहर निकालना। उसके बाद है मुहावरे, पाला पड़ना यानी संबंध जुड़ना, चुप्पी से छा जाना यानी शांति छा जाना, असमंजस में पड़ जाने द्विधा में पड़ना, क्या करूँ क्या न करूँ वो समझ में न आना, निबाह होना यानी घर खर्च निकालना, उद्विग्न हो यानी पीड़ा देना। यहाँ पर ये चैप्टर पूर्ण होता है। थैंक यू।